नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों स्टूडेंट देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो कल आपके 18 मई को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। उस समय एनालिसिस नहीं आया था, तो आज आपके सामने सभी 25 सवाल बताने वाला हूं जो जीके के आपके 18 मई को थर्ड शिफ्ट में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम के बाद स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर सेंड किए। ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज सवाल रहने वाले हैं। तो आपके थर्ड सेट में 25 सवाल जो जीके के पूछे गए 18 मई को, वो कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि जो कला संस्कृति से, नृत्य उत्सव संगीत से वो 5 सवाल पूछे गए हैं। साइंस से 3 सवाल है। करंट अफेयर से थर्ड सेट में एक भी सवाल वैसे स्पेशल करंट अफेयर्स का जो 2022 का इस प्रकार देखने को नहीं मिला। पॉलिटी से 3 सवाल थे, इतिहास से 4 सवाल थे, भूगोल से 4 थे, अर्थशास्त्र से 1 सवाल था, जनसंख्या से 2 से, और बाकी 3 सवाल है वो मिसलेनियस विविध थे। तो देख लेते हैं 18 मई 2023 एसएससी एमटीएस थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सब्जेक्ट वाइज सभी 25 जी के सवाल। शुरुआत करते हैं नृत्य उत्सव संगीत कला संस्कृति से। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना पीडीएफ फाइल के लिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला सवाल, किस कथक डांसर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री दोनों मिल चुके हैं? तो कथक डांसर है सितारा देवी। सितारा देवी के बारे में बात करें तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें नृत्य सम्राज्ञी कहकर संबोधित किया था। सवाल पूछ ले, रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस कथक डांसर को नृत्य सम्राज्ञी कहकर संबोधित किया था? वो है सितारा देवी। और सितारा देवी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969 में और पद्मश्री 1973 में और कालिदास सम्मान 1995 में मिल चुका है। जब कथक डांसर की बात हुई तो अन्य प्रमुख कथक डांसर में शंभू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, उमा शर्मा, नटराज गोपी कृष्ण, रोशन कुमारी, बिरजू महाराज, कुमुदिनी लखिया, शोभना नारायण, सुनैना हजारीलाल, रानी करण, पुरुदाधिच, कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, ये सभी कथक डांसर हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल डांस है? इजी सवाल, आंध्र प्रदेश का है। और कुचिपुड़ी के नर्तक में यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आता है, राधा रेड्डी राजा रेड्डी का नाम आता है, बाला सरस्वती, रागिनी देवी का नाम आता है। नेक्स्ट सवाल, ग्रेमी अवार्ड विजेता भारतीय सिंगर कौन है? तो ए आर रहमान को 2 ग्रेमी अवार्ड मिल चुके हैं, वो भी स्लम डॉग मिलेनियर मूवी के लिए। ए आर रहमान को 2 ग्रेमी अवार्ड, एक तो बेस्ट सॉन्ग रिटर्न फॉर विजुअल मीडिया हेतु ए आर रहमान, तानवीर शाह, गुलजार को मिल चुका है 2008 में, दोनों ही 2008 में मिले थे। ग्रेमी अवार्ड विजेता अब तक जो भारतीय ने जीते हैं ग्रेमी अवार्ड, उनमें आते हैं रविशंकर सबसे पहले ग्रेमी अवार्ड जीता था, उसके बाद जुबीर मेहता ने काफ़ी ग्रेमी अवार्ड जीते, जाकिर हुसैन ने जीते, टी एच विनयक्रम, विश्वमोहन भट्ट, रविशंकर, नीला वसवानी, फालू और रिकी केज ने 2023 में। तो ये ग्रैमी अवार्ड विजेता। और एक सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है आपके एमटीएस में कि ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो सितार वादक पंडित रविशंकर थे। सबसे पहले 1968 में रविशंकर को ही ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया था बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में। 2022 में फालू को, 2023 में रिकी केज को दिया गया है ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? नहीं, ये तो सवाल दोबारा रिपीट हो रहा, तभी मैं सोच रहा हूँ सवाल की नंबरिंग 26 कैसे हो रही है, एक ज़्यादा कौन सा। तो यहाँ पर एक सवाल है दोबारा यहाँ पर टाइप हो गया है, तो वो बता दूंगा 25वां सवाल कौन सा है, तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। तो सितारा देवी ये हो चुका, कथक की है, 2 अवार्ड मिल चुके हैं, पद्मश्री और साहित्य अकेडमी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, भारत के किस राज्य में संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है? संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अब संक्रांति के अलग अलग नाम हैं। संक्रांति को मनाया जाता है फसल उत्सव के रूप में, जैसे कि इससे पहले आ चुका है जो महाग साजी है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में संक्रांति को महाग साजी, उड़ीसा में इसे संक्रांति बोलते हैं, गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं। ठीक है, गुजरात में याद रखना, काफ़ी बार पूछा हुआ है उत्तरायण संक्रांति को। तमिलनाडु में पोंगल होता है, असम में बिहू होता है, पंजाब में लोहड़ी, उत्तर प्रदेश में जो खिचड़ी है ये है, पश्चिम बंगाल पौष संक्रांति, कर्नाटक में से मकर संक्रमण बोलते हैं। अब साइंस से जो 3 सवाल पूछे गए वो कौन से हैं? पादप कोशिका में बड़ी और जंतु कोशिका में छोटा कौन सा कोशिकांग होता है? तो वो है दोस्तों रसधानी है। ठीक है, रिक्तिकाएं रसधानी, जो पादप कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग वो रसधानी ही है, जो लगभग 80 से 90% वॉल्यूम कवर कर देता है। जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती है, इसका विशेष कार्य नहीं होता है, केवल उत्सर्जन और स्राव से संबंधित होती है। लेकिन पादप कोशिका में जो रसधानियाँ है वो स्टोरेज का कार्य करती है, सामग्री का भंडारण का कार्य करती है। और रसधानी विषाक्त जो उपापचय अंतिम उत्पाद हैं, जो कि एक तरीके से उत्सर्जन में काम आता है, वो विषाक्त पदार्थों को स्टोर करती है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा विटामिन जल में अघुलनशील है? तो जल में घुलनशील 2 विटामिन है,
जो कि पानी में घुलनशील है, वो विटामिन बी और सी है। जल में घुल जाते हैं इसलिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं, बी और सी स्टोर नहीं रहते हैं, बार बार इसका इंटेक आपको लेना होता है। जैसे कि विटामिन सी है वो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है, विशेषकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विटामिन सी है वो आपका स्टोर नहीं हो पाता, इसलिए आपको रेगुलर इसको कंज्यूम करना चाहिए। वसा में घुलनशील विटामिन है, जो जल में अघुलनशील आप कहेंगे, फैट सॉल्युबल है, उसमें एडीई के हो जाएंगे बचे हुए। वेग का एसआई मात्रा क्या है? मीटर पर सेकेंड कहा जाता है वेग का एसआई मात्रा का। त्वरण का क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पॉलिटी से जो 3 सवाल पूछे गए वो कौन से हैं? आर्टिकल 352 से 360 में किसका उल्लेख है? तो आर्टिकल 352 से 360 ये कौन से भाग में आ जाते हैं? तो भाग 18 में। भाग 18 में आपको आपात उपबंध मिलेंगे आर्टिकल 352 से 360। विशेषकर 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 है राज्य में आपातकाल जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल होता है। नेक्स्ट सवाल है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य। एक सवाल था संघ, जो यूनियन और पार्टी का जब गठबंधन होता है, एलियंस होता है, उसे क्या कहा जाता है? ये सवाल, इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एग्जैक्ट यही सवाल था या फिर कुछ चेंजेस था। अब हिस्ट्री से 4 सवाल देखते हैं कौन से पूछे गए हैं आपके। तो पहला सवाल हिस्ट्री का, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे इजाज़तनामा पर हस्ताक्षर कराए थे? तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर जो हस्ताक्षर किए थे शाही चार्टर पर, वो किए थे क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने। तो इसकी स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 31 दिसंबर लास्ट 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के शासन के दौरान हुई। और ये 1600 में सर थॉमस स्मिथ के नेतृत्व में लंदन के व्यापारियों का एक ग्रुप था, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ये ग्रुप पूर्वी गोलार्ध के देशों के साथ व्यापार करने के लिए महारानी ने यहाँ पर एक शाही चार्टर पर हस्ताक्षर करके इसको स्थापना की अनुमति दी। और 1600 में कंपनी का पहला व्यापारिक पोत 1608 में भारत में कब पहुंचा? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक पोत ट्रेड करने के लिए 1608 में। और भारत में अनुमति किसने दी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ महीनों तक अपने कब्जे में रखने के बाद मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। एलिजाबेथ प्रथम, जो कि इंग्लैंड और आयरलैंड की महारानी रही थी 1558 से लेकर उनकी मृत्यु 1603 तक। वर्तमान में इंग्लैंड के किंग कौन है? यूके के किंग कौन है? तो वो है चार्ल्स तृतीय। प्रथम इंग्लैंड की महारानी थी वो थी मैरी फर्स्ट। नेक्स्ट वन, 1192 में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक तो 1191 में, एक 1192 में। दोनों ही युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए थे। और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, और सेकेंड युद्ध में बदला लिया, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया 1192 में। एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में कहाँ की गई थी? तो एनी बेसेंट ने, ध्यान रखना आप, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। कहाँ पर की? ये बनारस, वाराणसी में की गई है। कब की गई ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में वाराणसी में की गई। इससे पहले एमटीएस में आपके एक सवाल पूछा गया था, द हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में कब की गई? तो बनारस में द हिंदू कॉलेज ये अलग है और सेंट्रल हिंदू कॉलेज अलग है, ये वाराणसी में। बनारस में द हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी। और एनी बेसेंट है ना, जो सवाल यहाँ पर मेंशन है, उन्हें 1916 में, एनी बेसेंट ने 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की शुरुआत की थी। और एनी बेसेंट 1917 में, जो कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। और बनारस में द हिंदू कॉलेज 1791 याद रखना है। द हिंदू कॉलेज जो 1817 में एक हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना आपको पूछ रहे, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना वो कलकत्ता में हुई है, राजा राममोहन राय ने की थी, जिसका वर्तमान नाम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट सवाल, कनौज के युद्ध का क्या रिजल्ट रहा? कनौज के युद्ध को कहा जाता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध पूछे, कनौज का युद्ध पूछे, एक ही बात है। तो कनौज का युद्ध का रिजल्ट रहा, जिसमें हुमायूं है उसकी हार हो गई थी और शेरशाह सूरी है वो जीत गया था। तो ये बिलग्राम का युद्ध हुआ कब? 1540 में, याद रखना, बिलग्राम का युद्ध 1540 में। और इसमें पुनः हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर बैठ गए शेर खां। तो शेर खां सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ, और शेर खां है वो दिल्ली पर बैठ गए हुमायूं को हराकर। हुमायूं के जो 4 प्रमुख युद्ध हैं 1530 से 1556 तक, वो कौन से हैं? तो प्रमुख युद्ध में देवरा चोर बासर इसकी ट्रिक है, यानी सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ 1521 में, उसमें हुमायूं था। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में हुमायूं का। बिलग्राम का जो यहाँ पर कनौज का पूछा 1540 में, और सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में। ये सभी डेट सहित आपको याद होना चाहिए, जैसे कि एक एक करके बताऊं मैं। देवरा का युद्ध है
हुमायूं के मध्य हुआ। सामने कौन था? देवरा में अफगान थे। देवरा का युद्ध हुआ कब है? 1531 में। अफगानों का नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी और इस युद्ध में हुमायूं की जीत हो गई थी। देवरा का युद्ध हुमायूं जीता, महमूद लोदी हारा। हुमायूं और अफगान के मध्य 1531 में हुआ। फिर चौसा का युद्ध, जस्ट बिलग्राम के युद्ध से एक साल पहले 1539 में चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो ये युद्ध हुमायूं और शेर खां के मध्य, जो कि बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेर खां के मध्य। तो इसमें भी हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया गया चौसा के युद्ध 1539 में, और बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर बैठ गए शेर खां 1540 में। सरहिंद का युद्ध हुआ है, ये 1555 में हुआ है। सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। तो हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी की मध्य, जिसमें सिकंदर शाह सूरी हार गया। हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामक की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कीजिएगा। अब भूगोल से 4 सवाल पूछे गए, वो कौन से हैं? हिमालय का निर्माण पृथ्वी के नीचे कौन सी दो प्लेटों के आपस में टकराने और एक दूसरे में धंसने से हुआ है? हिमालय का निर्माण पृथ्वी के नीचे कौन सी दो प्लेटों के? तो वो है दोस्तों दो प्लेटें, इंडियन और यूरेशियन। इंडियन जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के आपस में टकराने से और धंसने से हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट सवाल, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है? यानी चट्टाना पृथ्वी की सतह पर मौजूद है, ऑटोमेटिकली जलवायु, तापमान वगैरह के कारण उसमें टूट फूट हो जाती है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों अपक्षय। तो अपक्षय अप्रदन से अलग होता है। अप्रदन में क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो भूमि है वो आगे चल जाती है, लेकिन चट्टानें उसी स्थान पर बनी रहती है। तो अप्रदन से अलग है। 3 प्रकार के अपक्षय होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। नेक्स्ट सवाल, किस प्रकार की सिंचाई में पौधों के साथ जमीन पर उत्सर्जकों के साथ ट्यूबिंग रखना शामिल है, जिसमें बूंद बूंद करके धीरे धीरे जड़ तक पौधों की पानी पहुंचता है? तो यहाँ पर प्लास्टिक के जो ट्यूब रहते हैं, छोटी ट्यूब रहती है, जिससे पानी चलता रहता है और बूंद के रूप में धीरे धीरे वहाँ पर नमी बनी रहती है, तो वो ड्रिप सिंचाई होती है। एलिफेंटा की गुफा किस नदी पर है? एलिफेंटा की गुफा है ये दोस्तों घारापुरी आइलैंड है, और एलिफेंटा आइलैंड भी इसे कहा जाता है, जहाँ पर ये है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका अन्य नाम है घारापुरी गुफाएं। 1987 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। पूरी आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड, घारापुरी आइलैंड ये मुंबई के पास में स्थित है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये औरंगाबाद में अजंता एलोरा की। एलिफेंटा की गुफा घारापुरी आइलैंड में है। ये तीनों ही गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है। अजंता एलोरा को तो 1983 में, और ये घारापुरी गुफा है इसको 1987 में, एलिफेंटा को। सवाल पूछा जाता है एलोरा गुफा का निर्माण किसने करा है? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा निर्मित है। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी आपको मिलेगी, और एलोरा की गुफाएं हैं ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, इन तीनों धर्मों की गुफाएं मिलेगी, जिसमें 12 बौद्ध गुफाएं, ध्यान रखना। एलोरा की गुफा, इसमें 12 बौद्ध गुफाएं हैं, सबसे अधिक 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। अब देखते हैं इकोनॉमिक का एक सवाल है, पूंजीगत आय आपको पूछा है, कैपिटल इनकम के उदाहरण क्या है? अब कैपिटल इनकम है यानी आपके पास ऑलरेडी कोई एसेट पड़ा हुआ है, उस पर आपको इनकम प्राप्त हो रही है। जैसे कि आपने बॉन्ड लिया, बॉन्ड कौन सरकार जारी करती है, सरकार को पैसे चाहिए, उस केस में वो जनता से डायरेक्टली पैसे लेगी और जनता को उसके बदले क्या देगी? वो देगी इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी। तो आपने सरकार को पैसे दिए, बॉन्ड लिया, उसके बदले आपको ब्याज मिल रहा है ना, वो एक कैपिटल पर इनकम हो रही है, तो कैपिटल इनकम कहेंगे उसे, पूंजीगत आय कहेंगे। तो बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान होता है, और जब आप कोई कंपनी का स्टॉक लेते हो और कंपनी को यदि बेनिफिट होता है तो उसको आपको डिविडेंड मिलता है, जिससे आप लाभांश बोलते हो। तो वो डिविडेंड भी स्टॉक से लाभांश मिल रहा है, जो आपके पास पड़ा हुआ है स्टॉक, और कंपनी को फायदा हो रहा है, तो कंपनी हर वर्ष डिविडेंड जारी करती है। एक स्टॉक पर जैसे 10 रुपये का किसी को डिविडेंड मिला, तो वो भी एक पूंजीगत आय है। और संपत्तियों से, आपके पास कोई एसेट है, उसका संपत्ति है, अचल संपत्ति है, जिसका आपको किराया मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, वो भी कैपिटल इनकम हो जाएगी। तो जो भी अचल संपत्ति है उसकी यदि आप सेल करते हो, पहले से, बहुत पहले से अचल संपत्ति, नियोजित और निवेशित पूंजी, कहीं पर आपकी इन्वेस्ट की गई पूंजी है, ऋण लोन है, ये सभी पूंजीगत प्राप्ति हैं। और बाकी आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका आप सेल कर रहे हो, कमीशन मिल रहा है आपको, निवेश पर आपको ब्याज मिल रहा है, राजस्व प्राप्ति, ये प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के उदाहरण है। जनसंख्या से 2 सवाल थे, कौन से? जनसंख्या में भारत चीन को पछाड़कर कौन से नंबर पर? आपको पता है पहले चाइना प्रथम स्थान पर। अभी एक रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने चीन को पछाड़ दिया है जनसंख्या में, और चाइना हो गया सेकेंड। तो भारत की जनसंख्या जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताई गई है वो 142.86 करोड़ है। आपको पता होगा 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। अभी आंकी गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, बाकी 2021 की जनगणना नहीं आया, इसका डाटा अभी 2024 एंड में आएगा। तो 142.86 करोड़ जनसंख्या यूएन ने इसको दर्ज बताई है,
और जो चाइना की जनसंख्या है वो 142.57 करोड़, जो कम है भारत से। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति है। सबसे अधिक बिहार का है 1106 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में, बिहार में सबसे अधिक है। वैसे केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट, इन सभी में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 11,320 व्यक्ति। ये डाटा याद रखो, बार बार इस पर मैं बल दे रहा हूँ। दिल्ली का पूछे तो याद रखो दोस्तों 11,320। आपको पूछे अरुणाचल प्रदेश जो सबसे कम है वो 17 व्यक्ति स्क्वायर किलोमीटर, सबसे अधिक 1106 है। ठीक है, 1106 है दिल्ली का। उसके बाद सॉरी दिल्ली नहीं, ये है 1106 बिहार का। उसके बाद पश्चिम बंगाल का 1028। अब विविध से 3 सवाल। 2014 में भारत रत्न किसे मिला, यानी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया? 2014 में। CNR राव को भी 2014 में। लता मंगेशकर को भारत रत्न पूछ रहे तो 2001 में। बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में भारत रत्न मिला है। भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न, ठीक है, जोशी को 2009 में, ठीक है, जोशी 9। ज़्यादा जोश भी मत दिखाओ, स्मार्ट वर्क के तौर पर काम करो, तो जोश को 9। तो भीमसेन जोशी 2009, लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान 2001, 2014 सचिन तेंदुलकर, 2015 में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, 2019 में जो लास्ट दिया गया है वो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। 1997 में आपको पूछे APJ अब्दुल कलाम को कब मिला है, तो APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न 1997 में मिला है। फर्स्ट अवार्ड है, प्रथम भारत रत्न 1954 में जो शुरुआत हुई है तो सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, CV रमन को दिया गया। सचिन तेंदुलकर का जो आपको पूछा है 2014 में भारत रत्न दिया है। इसके अलावा 1994 में सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, 1999 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा? सचिन तेंदुलकर की। इससे पहले अनिल कुंबले की आत्मकथा वाइड एंगल का पूछा गया था। और बाकी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। 200 कैच एंड बिहाइंड VVS लक्ष्मण की आत्मकथा है। सैन वान की आत्मकथा है नो स्पिन। और कंट्रोवर्शियल यश है सोहेब अख्तर की आत्मकथा पॉन्टिंग की हो गई। स्टेट फ्रॉम द हार्ट है कपिल देव की आत्मकथा, ध्यान रखना, स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। अंतिम सवाल, मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को कितने दिन का रोजगार मिलता है? तो मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब आया? 2005 में ये एक्ट आया है। तो 25 अगस्त 2005 को एक्ट पारित हुआ, जिसका नाम नरेगा रखा गया। और 2 फरवरी 2006 को जो नरेगा की शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से हुई है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई 2 फरवरी को। शुरू में यहाँ पर सभी देश में नहीं हुई है, अत्यंत पिछड़े 200 जिले थे, वहाँ पर आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई। और इसे पूरे भारत भर में लागू किया गया, वो 2008 में 1 अप्रैल को किया गया। महात्मा गांधी इसके साथ नाम ऐड हुआ, वो 2 अक्टूबर 2009 को हुआ है। तो ये 25 सवाल। बाकी एक सवाल है जो दोबारा प्रिंट टाइप हो गया था, वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। 25वां सवाल, चेस बोर्ड कितने व्हाइट बोर्ड होते हैं? तो चेस बोर्ड में ब्लैक और व्हाइट बोर्ड होते हैं टोटल 64, जिसमें व्हाइट 32 और आपका ब्लैक भी 32 होते हैं चेस बोर्ड में स्क्वायर। तो इस टाइप से आपने देखे सभी 25 सवाल। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, और टेलीग्राम चैनल से जोड़कर इसकी PDF फाइल प्राप्त कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आप कमेंट सेक्शन बताना आपका एग्जाम कब है MTS का। धन्यवाद, बाय बाय।